अच्छा कार्यक्रम कर रहे थे, हम बीच में बोलने लगे तो थोड़ा उतना अच्छी बात नहीं लगती, संसद वाली लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं, पूरा टाइम आपके साथ, आप सुनाइए। आराम से सुनाइए सर, आराम से सुनाइए। लंबी एक दो तीन पंक्ति की पहले बताता हूँ, बच्चों को समझ में आएगी तो। कि स्कूल में खेल वगैरह होते हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो स्कूल के खेल के ऊपर बहुत छोटी सी एक बार एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान एक खिलौनों की लूट का आयोजन कराया। एक खिलौनों की लूट का आयोजन कराया जिसमें एक भ्रष्ट नेताजी का पुत्र अंतिम नंबर पर आया। भ्रष्ट नेताजी का पुत्र अंतिम नंबर पर आया। घर पहुंचते ही पुत्र की हार पर नेताजी ने अपनी पत्नी को बहुत धमकाया, पुत्र को नहीं, अपनी पत्नी को बहुत धमकाया और कहा, तुमने हमेशा ही इस लड़के को मेरा पुत्र बताया है, तुमने हमेशा ही इस लड़के को मेरा पुत्र बताया है, मगर मेरा एक भी गुण इसमें नहीं आया है। फिर अपने पुत्र से संबोधित होते हुए बोले, अपने मोटे और काले होंठ कुछ इस तरह खोले, अरे बेवकूफ, तू बड़ा होकर भी इसी तरह से हमारा नाम रोशन करेगा। एक छोटा सा खिलौना नहीं लूट सका तो देश को लूट लूट कर स्विस बैंकों को कैसे भरेगा? देश को लूट लूट कर स्विस बैंकों को कैसे भरेगा? बुद्धिजीवी पुत्र अपने पिताजी से बोला, हे नेताश्री, हम आपके पुत्र हैं, आपके ही पद चिन्हों पर चलेंगे, कुछ बने या न बने लेकिन मंत्री तो अवश्य बनेंगे। यहाँ कोई 8वीं फेल होकर भी मुख्यमंत्री बनने के सपने देखता है और कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बन ही जाता है। हमारे देश में 8वीं फेल होकर भी हम आपके पुत्र हैं, आपके ही पद चिन्हों पर चलेंगे, कुछ बने या न बने लेकिन मंत्री तो अवश्य बनेंगे। और मंत्री बनकर भी स्वयं ही लूटपाट मचाएंगे तो देश के ढेर सारे पुलिस वाले किस काम आएंगे? देश के ढेर सारे पुलिस वाले किस काम आएंगे? अरे हम तो आधुनिक तकनीक अपनाएंगे, उन्हीं से लूट कराएंगे, उन्हीं से जांच कराएंगे, उन्हीं से लूट कराएंगे, उन्हीं से जांच कराएंगे। तो ये एक और ठीक है, अब जिसको हमारे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं संसद में जाने की। चलिए, अच्छा है आज का बच्चा। और मैं बेटियों के लिए रचना में सुनाता हूँ। चंचल में बेटियों के लिए तो खासकर मुझे बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां लग रही हैं और बच्चियों से मुझे बहुत प्यार लगता है। एक बार 1997 या 98 में विश्व महिला सम्मेलन में अमेरिका में जाके भारत की एक लड़की ने, बेटी ने, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने जाके वहाँ कहा था कि हमें आज के युग में लड़कों को पढ़ाने से ज़्यादा लड़कियों को अर्थात बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक बेटी को शिक्षित करने का मतलब एक परिवार को शिक्षित करना, और एक परिवार को शिक्षित करने का मतलब पूरे समाज को शिक्षित करना। और पता नहीं इनमें से कौन सी बेटी शिक्षित होकर के, बड़ी होकर के ऐसा चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह पैदा कर दे या सुभाष चंद्र बोस पैदा कर दे जो हम इनके कारण हमें देश की हालत देखने में अच्छी मिले। तो ये बेटियां ही हैं जो ऐसी वीर माता जीजाबाई जैसी भी बन सकती हैं, जो शिवाजी जैसे बेटे पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए इन बेटियों को शिक्षित करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपनी कविता से कहना बहुत जरूरी था। एक छोटी सी कविता जो भैया जी ने कहा मुझसे, आदरणीय डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी ने। घटना तो बहुत पुरानी है, मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ, हापुड़ का नाम लिया ना मेरा, हापुड़ का रहने वाला है। लेकिन कभी कभी हापुड़ से दिल्ली तक 70-80 किलोमीटर तो दूर भी लाखों किलोमीटर जैसी लग जाती है। मुझे अमेरिका जाना उतना कठिन नहीं लगा, यहाँ तक दिल्ली आना उतना कठिन लग गया। क्यों? कारण देखिए। सबसे पहले हमारी खूबसूरती आड़े आई, कितने ही रिश्ते आए मगर नहीं हो सकी सगाई। दूसरा कारण, हम बेरोजगार थे भाई, एमए पास होने ने भी भारी ठेस पहुंचाई। रिश्ते वाले आते कहते ससुरा एमए पास है, मजदूरी भी नहीं करेगा, खुद ही भूखा मरता है, लड़की का पेट कैसे भरेगा। ससुरा एमए पास है, मजदूरी भी नहीं करेगा, पढ़ा लिखा बालक नौकरी थोड़ी, मजदूरी थोड़ी कर पाता कि ससुरा एमए पास है, मजदूरी भी नहीं करेगा, खुद ही भूखा मरता है, लड़की का पेट कैसे भरेगा। हमारे ब्राह्मण होने ने भी दिया हमें भारी धक्का,
क्योंकि नौकरियों में तो चंद लोगों का आरक्षण था पक्का। मगर हम एमए पास हैं, अपनी प्रतिष्ठा को यूं नहीं घटा सकते थे। अशोक चक्रधर के काव्य नायक की भांति अपने दोनों हाथ नहीं कटा सकते थे। दिल्ली के एक बहुत प्रसिद्ध कवि अशोक चक्रधर, उनकी कविताएं कटे हाथ, मेरे बड़े भैया जैसे हैं, उसका प्रयोग किया। मगर हम एमए पास से अपनी प्रतिष्ठा को यूं नहीं घटा सकते थे। अशोक चक्रधर के काव्य नायक की भांति अपने दोनों हाथ नहीं कटा सकते थे। हम अपंग होकर भी सरकार को नहीं पटा सकते थे। कितना ही भूखों मरते मगर नौकरी नहीं पा सकते थे। और उम्र का तकाजा था, उम्र बढ़ रही थी धीरे धीरे, तो उम्र का तकाजा था, दिल में थी शादी की तमन्ना, अतः एक दलाल के हाथों रखा शादी का रमन्ना। ये मैरिज ब्यूरो खुले ना आजकल, एक दलाल के हाथों रखा शादी का रमन्ना। उसकी मेहनत के बाद दिल्ली से एक रिश्ता आया। पहले तो मैं अपनी बदसूरती पर बड़ा ही शक पकाया, मगर बिचौलिए की मेहनत रंग लाई, कह सुनकर करा दी मेरी सगाई। लेकिन उस कमबख्त ने भी सामने रख दी एक बड़ी बात, घोड़े या घोड़ी पर ही चढ़ेगी दूल्हे की बारात। घोड़े या घोड़ी पर ही चढ़ेगी दूल्हे की बारात। और शादी के सच मानो चंचल, और शादी के एन मौके पर एक विकट समस्या आई। बड़ा साया था, ढूंढने पर भी घोड़ी नहीं मिल पाई। ढूंढने पर भी घोड़ी नहीं, अव्यंग देखिएगा आगे, ढूंढने पर भी घोड़ी नहीं मिल पाई। जब कहानी के ब्याह को 100 जोखिम वाली कहावत हमारे ही साथ चरितार्थ आई, तो अचानक हमें अपने गधे मित्र की याद आई। मैं उसके पास जाकर बोला, प्रणाम करता हूँ भाई, तुम्हारे साथ आया हूँ, सुख संदेश सुनाऊंगा। आज शादी है मेरी, साथ तुम्हें ले जाऊंगा। तुम हो मेरे सच्चे मित्र, काम समय पर आओगे, साथ चलोगे, मेरी खातिर घोड़ा भी बन जाओगी। मित्र बोला, गधा बोला, मैं नहीं जानता था ऐसी खुशखबरी आएगी। पहले बतलाओ तो मित्र, बारात कहाँ जाएगी? हमने कहा, जो है हमारे हिंदुस्तान की नाक, जहां लगी हुई है समूचे विश्व की आंख, और ये होगी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात। यानी कि दिल्ली जाएगी हमारी बारात। आप पूछते दिल्ली, यानी कि दिल्ली जाएगी हमारी बारात, और इस बहाने से तुम्हें राजधानी की सैर कराएंगे। संसद भवन के सामने से होते हुए मंत्रियों के निवास तक जाएंगे। मित्र बोला, गधा बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें वहां ले जाएंगे? अरे जाओ यार, वहां तो हमसे भी बड़े बड़े 542 मिल जाएंगे। वहां तो हमसे भी बड़े बड़े बहुत सारे मिल जाएंगे, और मैं अपने से बड़ों का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने से बड़ों का सामना नहीं कर पाऊंगा। तुम खुद ही चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाऊंगा। हमने कहा, मान जाओ भाई। हमने कहा, मान जाओ भाई। हमने कहा, क्यों इतने कमजोर हो के डर रहे हो? शादी जैसे खुशी के मौके पर भी रो रो के मर रहे हो। कहने लगा, तुमने जो दिल्ली की बात मुझे बतलाई, अचानक देश की तब ऐसी कंडीशन थी, अब तो बहुत बढ़िया है, हमारी कविताएं अच्छी लिखने के कारण हुआ ये सब अच्छा कि तुमने जो दिल्ली की बात मुझे, नहीं हम जैसे लोग नहीं लिखेंगे तो लोग सो जाएंगे, हम जगाने का काम करें कि तुमने जो दिल्ली की बात मुझे बतलाई, अचानक देश की स्थिति आज हुई, और मैं तो पूरी जिंदगी रोता ही आया हूँ, मगर तुम्हारे सामने पहली बार अपने आंसू टपकाया हूँ। और तुम्हारे जो ये सामने कमजोर हुआ हड्डियों का ढांचा खड़ा है, गधा अपनी कमजोरी का कारण बताता है, तुम्हारे जो ये सामने कमजोर हुआ हड्डियों का ढांचा खड़ा है, इसका भी कारण बहुत बड़ा है। मुझे हर पल यही चिंता सताती है, मेरे इतने वफादार होने के बावजूद भी क्यों नेताओं की तुलना हम गधों से की जाती है। हमारे इतने वफादार होने के बावजूद भी क्यों नेताओं की तुलना गधों से की जाती है। इसीलिए मैं अपने से बड़ों का सामना नहीं कर पाऊंगा। तुम खुद ही चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाऊंगा। हमने कहा, मान जाओ भाई, नहीं तो मारा जाऊंगा। 21वीं सदी में कुंवारा रह जाऊंगा। और यहाँ तो 4 रखना भी कानूनन है। पर्सनल लॉ में क्या मैं एक भी नहीं रख पाऊंगा? यहाँ तो पता है ना 4 भी कर सकते हैं कुछ लोग। यहाँ तो 4 रखना भी कानूनन है। पर्सनल लॉ, उनका पर्सनल लॉ है, उसके कारण 4 कर सकते हैं। कि पर्सनल लॉ में क्या मैं एक भी नहीं रख पाऊंगा? और तुम इतनी मित्रता नहीं निभाओगे, मेरी खातिर भी दिल्ली नहीं जाओगे। बोला, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो डर है कि नेता बन जाऊंगा, और यदि नेता बन गया, और यदि भ्रष्ट नेता बन गया, तो मित्रता नहीं निभा पाऊंगा। शादी तुम्हारी होगी, दुल्हन मैं ले जाऊंगा।
ऐसा होता है, जीत के कोई आता है प्रधानमंत्री कोई बन जाता है, एक 17 MP लेके प्रधानमंत्री बन जाता है, और बाकी 260 वाले बैठे रह गए कि तुम्हारे दिल्ली नहीं जाऊंगा, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो डर है कि नेता बन जाऊंगा, और यदि नेता बन गया तो मित्रता नहीं निभा पाऊंगा, शादी तुम्हारी होगी, दुल्हन मैं ले जाऊंगा। और हाँ, तुम मित्रता की बात करते हो, इसकी खातिर तो मैं बलिहारी जाऊंगा, मगर नेता बनकर अपनी गधों वाली जाति का अपमान नहीं कराऊंगा। सुबह होने से पहले अपना गधे वाला शरीर छोड़ जाऊंगा, मगर दिल्ली नहीं जाऊंगा, मगर दिल्ली नहीं जाऊंगा, मगर दिल्ली नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, आप सबको भी हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।